Yes, dear student, this is Renu and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel Maghar Sant Kabir Nagar. Yes, you are very excited this session because क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को, जिसमें हम देखेंगे ये यूनिट 5 का पार्ट 2 सेशन, जिसमें इसके पहले लेक्चर की अगर हम बात करें जैसे प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ जो एस्से था मोस्ट पॉपुलर एस्से, उसके बारे में देखा था, जिसमें सुपर एनुएटेड पर्सन के बारे में बताया गया था, है ना। और आज का जो पार्ट 2 है जिसमें आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन की फैमिलियर स्टाइल। आखिर फैमिलियर स्टाइल को देखने से आपको लग गया होगा अंदाजा कि ये इससे आखिर कैसा होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन भी चल रहा होगा ऐसा कि ये फैमिलियर स्टाइल आखिर किस राइटर ने लिखा है। तो चलिए हम आपको उसी राइटर से मिलाते हैं कि ये राइटर आखिर कौन है। तो अगर हम राइटर की बात करें बच्चों, तो वो राइटर अभी आप देख सकेंगे जिनका नाम है विलियम हैलिट। विलियम हैलिट, क्या आपने इनका नाम कभी सुना है? नहीं सुना है, ठीक है, तब भी आप देखेंगे, और सुना होगा तो और अच्छी बात है। इस पर्सन का नाम है बच्चों विलियम हैलिट। विलियम हैलिट, जिन्होंने कौन सा एस्से लिखा है? जिन्होंने एस्से लिखा है बच्चों, एस्से क्या लिखा है? फैमिलियर स्टाइल। क्या लिखा है? फैमिलियर स्टाइल। ओके, स्टाइल। और हम फैमिलियर स्टाइल को तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसमें देख लेंगे कि फैमिलियर स्टाइल के जो राइटर हैं जिनका नाम है विलियम हैलिट, ये विलियम हैलिट आखिर इनका बायोग्राफी क्या था, इनका एजुकेशन लाइफ क्या था, है ना, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और देखेंगे नहीं, चल रहे हैं हम स्टार्ट करने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो देखेंगे कि इनका इंट्रो क्या है। इंट्रो की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि विलियम हैलिट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेट एंड द क्राइटिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी। इट मीन्स दैट विलियम हैलिट जो हैं वो 19वीं शताब्दी के सबसे महान अंग्रेज निबंधकारों और आलोचकों में से क्या थे? एक थे। और आगे जब हम देखेंगे तो इनका जो बर्थ था बच्चों, वो बर्थ क्या था? बर्थ एंड अर्ली लाइफ, यानी कि जन्म और प्रारंभिक जीवन इनका देखेंगे। तो ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 10, 1778 इन मैडस्टोन, कैंट, इंग्लैंड। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो 10 अप्रैल 1778 को कहाँ पे हुआ था? मैडस्टोन, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। हिज फादर वॉज हिज फादर वॉज अ यूनिटेरियन मिनिस्टर, यानी कि इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे, वो एक यूनिटेरियन पादरी थे। द फैमिली लेटर मूव टू आयरलैंड एंड देन टू सॉफ स्पेयर, यानी कि सॉफ स्पेयर की अगर हम बात करें तो उनका परिवार बाद में क्या चला हो गया था? आयरलैंड, और फिर सॉफ शायर चला गया था। पहले तो आयरलैंड गए थे, आयरलैंड से कहाँ चले गए थे? सॉफ शायर चले गए थे। तो आपको अभी तक क्या पता चला कि इनका बॉर्न कहाँ हुआ, और इनके फादर क्या थे, और इनकी फैमिली जो थी पहले आयरलैंड रहती थी, फिर आयरलैंड से कहाँ चली गई? सॉफ्टशायर चली गई, ठीक है। एजुकेशन की बात करें बच्चों, तो एजुकेशन में हम देखेंगे कि एजुकेशन एंड इंटरेस्ट्स, यानी कि शिक्षा जो है और इनकी जो रुचियां थी वो कैसी थी? तो हैजलिट स्टडीज एट द हैकनी कॉलेज इन लंदन, यानी कि हैजलिट ने लंदन के हैकनी कॉलेज में पढ़ाई की थी। कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है बच्चों कि जो हैजलिट हैं, है ना, हैजलिट का जो एजुकेशन है वो कौन से कॉलेज से हुई थी? तो हैजलिट की जो लंदन की स्कूलिंग थी वो हैकनी कॉलेज से थी, हुई थी, कॉलेज वाली एजुकेशन। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, पेंटिंग एंड लिटरेचर। इनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था? तो दर्शन शास्त्र में था, चित्रकला में था, और साहित्य में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। ही इंटेंसली वॉन्टेड टू बिकम अ पेंटर, यानी कि शुरुआत में वो क्या बनना चाहते थे? एक पेंटर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? पेंटर बनना चाहते थे। राइटिंग कैरियर इनका कैसा था? लेखन करियर। तो लेखन करियर को देखेंगे। हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क वॉज एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन 1805, यानी कि अगर हम बात करें कि अपने जीवन के जो उतार होते हैं, जो हैजलिट के आर्थिक कठिनाइयों और व्यक्तिगत समस्याओं का इसमें क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा समस्याओं से ये घिरे पड़े थे। जिसको इसी में बताया गया है कि हैजलिट फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड पर्सनल प्रॉब्लम इन हिज लेटर लाइफ। ओके,
अगर हम इनके जब जीवन की बातों को देख लेते हैं तो हम इनकी मृत्यु की तरफ चलते हैं कि मृत्यु का आखिर डेट क्या है। और डेट इसीलिए बताया जाता है, बॉर्न और डेथ आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर देता है ऑब्जेक्टिव में, तो फंसा ही देता है। ही डाइड सितंबर 1883 इन लंदन। वो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे विलियम हैजलिट की डेथ हुई थी, तो हम कहेंगे वो स्पेस थी लंदन। आखिर डेट कौन सा था, तो 18 सितंबर था। और ईयर की बात करेंगे तो 1813 था, ठीक है, 13 ही 30। इट वॉज बरीड एट एसटी एनी चर्च यार्ड इन सोहो, यानी कि उन्हें सोहो के सेंट एनी चर्च यार्ड में दफनाया गया था। इनकी लेगेसी जो विरासत थी वो कैसी थी, टुडे हैजलिट इज रिमेंबर्ड एज अ पायोनियर ऑफ द पर्सनल एस्से। इट मीन्स दैट आज हैजलिट को व्यक्तिगत निबंध के लिए अग्रणी के रूप में आज भी याद किया जाता है। हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एडमियर्ड, यानी कि उनके कार्य आज भी पढ़े और सराहे जाते हैं, जैसा कि हम आज आप लोग के सामने इसको पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि फैमिलियर स्टाइल, इनका लिखा हुआ एक यस्से है जिसका नाम है फैमिलियर स्टाइल। अब हम इसके बारे में क्या है, आप सभी से इसका इंट्रो करवाते हैं, है ना। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे। फैमिलियर स्टाइल इज द स्टाइल ऑफ कॉमन कन्वर्सेशन, यानी कि ये फैमिलियर स्टाइल जो है वो क्या है, एक आम बातचीत की शैली होती है जिसको हम फैमिलियर स्टाइल के नाम से जानते हैं। हैजलिट सेज दैट फैमिलियर स्टाइल शुड साउंड लाइक हाउ पीपल टॉक इन रियल लाइफ। हैजलिट कहते हैं कि ऐसी शैली वैसी होनी चाहिए जैसी आम लोग आपस में क्या करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम अफेक्शन एंड नॉट टू फॉर्मल, यह बनावटीपन से मुक्त होता है और बहुत ही औपचारिक नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा औपचारिक हो, बनावटीपन से थोड़ा फ्री होता है। या ही वॉन्ट्स अगेंस्ट यूजिंग सोइंग ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, वे कृत्रिम और दिखावटी भाषा से क्या करते थे, बचने की हमेशा सलाह देते थे सबको। द चार्म लाइज इन नेचुरल एज एंड सिंपलिसिटी, यानी कि इनकी एक खासियत ये थी बच्चों की, वो इनके जो स्वभाव थे वो स्वाभाविकपन और इनकी हर चीज़ में एक सरलता होती थी। जैसे ये बात करें तो उसमें भी एक सरलता होती थी, लोगों के साथ बैठते उठते थे तो बहुत ज़्यादा फेंकने वाला नहीं, उसमें भी एक सरलता होती थी। ऐसा हैजलिट के बिहेव में शामिल था। हैजलिट बिलीव दैट गुड राइटिंग शुड फील ऐसे एंड नेचुरल नॉट फोकस्ड, यानी कि हैजलिट मानते थे कि अच्छी लेखन और सहज प्राकृतिक महसूस होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती की हुई। कोई भी चीज़ जबरदस्ती के बाद नहीं अच्छा होता है। अ फैमिलियर स्टाइल डज नॉट मीन केयरलेस एंड वल्गर लैंग्वेज, यानी कि फैमिलियर स्टाइल का मतलब यह नहीं होता कि भाषा लापरवाह और अशिष्ट हो, वल्गर नहीं होना चाहिए, है ना। द लैंग्वेज शुड स्टिल हैव अ ग्रेस एंड डिग्निटी, भाषा में फिर भी एक शालीनता और गरिमा होनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं विलियम हैजलिट। राइटर लाइक एडिसन एंड स्टील मास्टर द फैमिलियर स्टाइल, एडिसन और स्टील जैसे लेखकों ने इस शैली में महारत हासिल की हुई है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस भाषा शैली में महारत हासिल की है, तो उसका नाम आता है जैसे एडिसन हो गए और स्टील हो गए। हैजलिट praises their writer for their elegant yet simple prose, यानी कि हैजलिट इन लेखकों की तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी जो गद्य शैली है बच्चों, है ना, वो सुंदर और सरल होती है। हैजलिट अपोजेज यूजिंग टू मेनी फॉरेन वर्ड्स और डिफिकल्ट फेसेज, हैजलिट बहुत ही अधिक अगर हम कहें तो विदेशी शब्दों या कठिन वाक्यांश के प्रयोग के क्या होते थे, हमेशा खिलाफ होते थे। ऐसे लैंग्वेज का ये प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे वर्ड का यूज इसमें नहीं करते थे, ऐसे प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग नहीं करते थे। ही बिलीव सच वर्ड डिस्टेंस फॉर द रीडर, वे मानते थे कि एक ऐसी भाषा जो रीडर्स को, जो पाठकों को क्या करती है, पढ़ने से, लैंग्वेज से क्या करती है, दूर कर देती है, डिस्टेंस मेंटेन करवा देती है। राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी एंड फीलिंग ऑफ द राइटर, लेखन में लेखक का व्यक्तित्व और भावना दोनों क्या होनी चाहिए, झलकनी चाहिए, है ना, उसकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। अगर कोई भी एसेज आप पढ़ रहे हैं तो आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बंद कर देंगे बुक को, लेकिन राइटर का ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो जब लिख रहा हो तो उसकी पर्सनालिटी उसमें झलकनी चाहिए, उसकी इमोशन दिखनी चाहिए, उसकी फीलिंग्स दिखनी चाहिए, तभी तो इंसान इंटरेस्टेड होकर पढ़ता है। पर्सनल टोन एड वार्मथ एंड कनेक्शन, व्यक्तिगत शैली लेखन को क्या करती है, आत्मीय बनाती है। क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन
ऑर्नामेंशन यानी कि अस्पष्टता जो होती है वो सजावट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेट आइडियाज़ इफेक्टिवली यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है ना बच्चों। अब हम इसके निबंध के बारे में देखेंगे तो विलियम हैजलिट यस से फैमिलियर स्टाइल डिस्कस हाउ अ राइटर शुड यूजेस लैंग्वेज दैट इज द सिंपल क्लियर एंड क्लोज टू एवरीडे कन्वर्सेशन, यानी कि विलियम हैजलिट जो है विलियम हैजलिट का जो ये निबंध है ए फैमिलियर स्टाइल इस बात पर केंद्रित है कि लेखक को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और वो क्या है, जैसा कि सरल होना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही क्लियर होना चाहिए और डेली के कन्वर्सेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा आपस में मतलब अच्छा लगे कि कन्वर्सेशन इंसान कर सकता है। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है बच्चों, हमने क्या बताया अभी तक, कंक्लूजन में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हैजलिट जो है वो एडुकेट फॉर राइटिंग स्टाइल दैट इज़ यानी कि उनका जो राइटिंग स्किल है वो क्लियर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव ऑफ स्पीच यानी कि कन्वर्सेशन में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शालीन और सरलता होनी चाहिए। सच अ स्टाइल वाइंस द हार्ट ऑफ द रीडर, एक ऐसी शैली पाठक का मन क्या कर लेती है, जीत लेती है ना। अब हम देखेंगे विलियम निकनेम्स जो दूसरी एसेज है, यानी कि विलियम के निकनेम्स क्या क्या आते हैं। विलियम निकनेम्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको भी पता है और आपके हमारे सबके घर में होता है, किसी का घरेलू नाम यानी कि निकनेम घर का अलग होता है, लेकिन जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो उसका निकनेम स्कूल में तो अलग होता है मान लीजिए, लेकिन कॉलेज लाइफ में अलग हो जाता है। 8वीं के पहले लोगों का नेम अलग होता है और जैसे वो 9th में जाते हैं वहाँ पे एक परमानेंट नेम उनको दे दिया जाता है जो चलता रहता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो विलियम निकनेम यहाँ पे है, कोई देखो निकनेम इनको बिल कहता है, कोई बिली कहता है, कोई विल कहता है, कि कोई लेयम कहता है, यानी कि विल और लेयम को मिला के विलियम बन जाता है, कोई विलिये कहता है, कोई बेल कहता है, कोई विली कहता है, कोई वैली कहता है, कोई वैले कहता है, कोई विल्स कहता है। तो विलियम के इतने सारे निकनेम्स हैं और इसी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है ना एस्से। तो देखेंगे अबाउट द एस्से यानी निबंध का परिचय हम आपसे कैसे करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे इस एस्से का इंट्रो। जब देखेंगे इन वन निकनेम्स चार्ल्स लैम ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट ऑन द यूज ऑफ निकनेम, हाउ दे इफेक्ट आइडेंटिटी एंड हाउ पीपल व्यू देम। चार्ल्स लैम इस निबंध में उपनामों जैसे निकनेम के प्रयोग, उनके प्रभाव और लोगों की प्रतिक्रिया पर हास्यपूर्ण ढंग से क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, निकनेम आर ऑफ्टन यूजली बट दे हैव डीप इफेक्ट। इट मीन्स दैट बच्चों उपनाम अक्सर अनौपचारिक रूप से क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका गहरा प्रभाव लोगों के जीवन पर नहीं पड़ता है। लैम सजेस्ट दैट नेम इवन व्हेन प्लेफुल कैन इन्फ्लुएंस ए पर्सन रेपुटेशन और इमेज, यानी कि लैम कहते हैं कि मजाक में दिए गए नाम भी व्यक्ति की छवि पर असर डालते हैं। ये बता रहे हैं कि हम और आप लोगों का अलग अलग नाम रख देते हैं जब हमारा चाइल्डहुड रहता है, यानी कि जब हमारा बचपन रहता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, हम ही आप जब बड़े होने लगते हैं बचपन से थोड़े ऊपर, तो हमें कुछ लोग ऐसे नामों से, ऐसे निक नेम से बुलाते हैं जो हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है इस एस्से में। निकनेम कैन बी फनी, क्यूरल एंड मिसलीडिंग, यानी कि उपनाम मजेदार, क्रूर या भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। जैसे ही पॉइंट आउट दैट सम नेम स्टिक फॉर एवर इवन विथ इफ दे आर रॉन्ग। वह बताते हैं कि कई बार गलत उपनाम भी हमेशा के लिए चिपक जाते हैं आपसे और वो खत्म नहीं होते। सम निकनेम्स कम फ्रॉम फिजिकल ट्रेट एंड हैबिट, कुछ उपनाम शारीरिक विशेषताओं या आदतों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग समवन शॉर्टी और फैटी बिकम एन आइडेंटिटी, जैसे किसी को छोटू या मोटू कहना वही उसकी पहचान बन जाती है। ये सच है बच्चों। जैसे आप एक कार्टून देखते होंगे मोटू एंड पतलू, है ना, तो मोटू और पतलू से ही उनकी पहचान बनी है। जैसे आप गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, बहुत सारे साधन हैं मोबाइल में, जैसे मोटू पतलू डालेंगे तो आपको पता है उनकी पहचान मोटू पतलू से ही है ना। उस कार्टून का पहचान कैसे है, मोटू पतलू से ही है। इसमें यही बताया जा रहा है कि कोई कद में छोटा है तो उसका नाम छोटू रख दिए, कोई किसी का सेहत है, ठीक है, भगवान ने सबको अच्छा बुरा बनाया है, जैसा भी बनाया है सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई मोटा है शरीर से तो उसको मोटू कह देते हैं और उसकी
मान लो कि बचपन में वो मोटा है लेकिन आगे चल के भी वो मोटा रहेगा तो उसका नाम मोटू ही पड़ा रहेगा और वही उसकी पहचान हो जाती है। जो कद में छोटा है और आगे नहीं बढ़ा हुआ तो उसकी वही पहचान हो जाती है जिसको लोग छोटू ही बोलते हैं और आगे चलकर उसका वह पहचान बन जाता है। निकनेम आर ऑफ्टन गिवन इन चाइल्डहुड बट रिमेन फॉर लाइफ। बचपन में दिए गए उपनाम अक्सर जीवन भर साथ रहते हैं, सच है। He humorously note that a person may become respectable but the nickname from childhood still follows। वे मजाक में कहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए बचपन का नाम पीछा नहीं छोड़ता, सच है, ये बात सच है। हमारी आपकी लाइफ में भी ऐसा है ना। मेरा भी घर का नाम अलग है, मैं कहीं भी रहूं लेकिन घर वाले मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या नाम है, क्या किसी का नाम मोटू छोटू पतलू है। लैम दिस अप्रोचेज फॉर ऑफेंसिव इन डी रिगार्डिंग निकनेम्स, यानी कि लैम अपमानजनक या नीचा दिखाने वाले उपनामों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ही बिलीव्स दीज हार्म ए पर्सन डिग्निटी एंड सोशल इमेज। वे मानते हैं कि ऐसे नाम किसी की गरिमा और सामाजिक छवि को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सम टाइम निकनेम्स आर बेटर रिमेंबर्ड दैन रियल नेम्स। कई बार उपनाम असली नामों से ज़्यादा याद रखे जाते हैं, ये भी सच है। दिस कैन बी ह्यूमरस बट आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दोज हु वांट रिकॉग्नाइजेशन। यह मज़ेदार हो सकता है लेकिन जिनके लिए पहचान जरूरी है उनके लिए यह दुखद भी हो सकता है, ठीक है। ए निक नेम कैन रिड्यूस अ सीरियस पर्सनालिटी इनटू अ जोक। एक उपनाम ऐसा भी होता है बच्चों जो गंभीर व्यक्ति को मजाक बना सकता है। ऐसा हम जो निक नेम रख देते हैं, कोई कितना भी सीरियस पर्सन हो लेकिन उसका हम क्या करते हैं, जोक बना देते हैं। He wants how labels can shape public opinion unfairly। वे चेतावनी देते हैं कि कैसे नाम लोगों की धारणा को गलत रूप दे सकते हैं। ये कंक्लूजन इसका क्या निकल के आता है बच्चों, तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि चार्ल्स लैम वाज ह्यूमर एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन टू शो, यानी निक नेम आ पावरफुल, उपनामों में ताकत होती है, ये सच है। दे कैन शेप आइडेंटिटी, ये पहचान बना सकते हैं, ये भी सच है। दे शुड बी यूज विथ केयर, ये सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जब बचपन में बच्चा अगर छोटा है, देख रहे हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो छोटू नाम रख देते हैं, चलो ठीक है। बच्चा बहुत मोटा है तो उसका मोटू नाम रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा होकर वही उसका नाम जो है उसका पहचान बन जाएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आप बताएंगे बच्चों कि ये सेशन आपको कैसा लगा है, विलियम हैजलिट का लिखा हुआ। और अगर हम बात करें बच्चों तो आपका जो पेपर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है इस सेशन में। अब हम पेपर 4 को पढ़ेंगे और पेपर 4 की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे पेपर 4 में, पेपर 4 आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। पेपर 3 आपका कंप्लीट हो गया। पेपर 3 यहाँ तक का जो लेक्चर था वो आपका ऑलरेडी आज को लेकर के कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है ना। और जो भी सेशन आप नहीं देखें उसको देखेंगे, जो भी लेक्चर आपसे छूट गई है उसको भी देखेंगे। अब हम अगर पेपर 4 की बात करें बच्चों, पेपर 4 फॉर MA इंग्लिश, फॉर MA इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर 2025 एंड 2026 है ना, 2025 एंड 2026। और बच्चों अगर हम इसी में थोड़ा सा आपसे बात करें तो, है ना, थोड़ा सा बात करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं हम, तो हम क्या देखेंगे कि हमने आपसे बात क्या किया कि पेपर 4 आपका जो पेपर 4 है बच्चों, पेपर 4 में क्या देखेंगे हम कि हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश नॉवेल। क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश नॉवेल of 18th and 19th century, 18th and 19th century, 19th century, ठीक है। और जब हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में हम देखेंगे बच्चों कि यूनिट जो मिलेगा हमें, वेट मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, है ना। तो 18th एंड 9th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9th सेंचुरी में आपका जो यूनिट बनेगा बच्चों, मैं देख लेती हूँ इसमें यूनिट जो होंगे इसके आपके यूनिट
यूनिट 1 टू यूनिट 5, यूनिट 1 टू यूनिट 5, जिसमें आपको यूनिट 1 के अंदर 2 लेक्चर मिलेंगे, यूनिट 2 में भी 2 लेक्चर मिलेंगे, 3 में भी 2 लेक्चर मिलेंगे, 4 में भी 2 लेक्चर मिलेंगे और 5 में भी 2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि राइटर अलग अलग हैं बच्चों सबके। अगर हम पहली बात करें कि यूनिट 1 में, तो ओरिजिन ऑफ हम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1। यूनिट 1 की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे हम यूनिट 1 में, यूनिट 1 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, है ना, डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। और इसी यूनिट के अंदर आपका सेकंड दिया है फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फोर व्हील ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इसी टॉपिक के अंदर आपका दिया है, इसी यूनिट के अंदर आपका पैनोरामिक नॉवेल, सोशल नॉवेल, और इसी के अंदर आपका है एक जिसको हम कहते हैं रियलिस्टिक नॉवेल, रीजनल नॉवेल, है ना, रीजनल नॉवेल, ETC और भी नॉवेल हैं। तो हम सबको क्या करेंगे, एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, आपको भी पता है। तो हम इसका 2 पार्ट करेंगे। यूनिट 1 का कम से कम पार्ट 1 पार्ट 2 2 लेक्चर आएगा ही। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आपके 2 लेक्चर यूनिट 1 में आएंगे, जो पेपर 4 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ब्रिटिश नॉवल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश नॉवल में हम पढ़ेंगे 18th एंड 19th सेंचुरी को, जिसमें हमारे 5 टॉपिक आएंगे, 5 यूनिट आएंगे और हर यूनिट में आपके 2-2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्लास जो है, जो सेशन है, वो कंप्लीट होता है बच्चों। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे पेपर 4 को, और फिर मिलते हैं अच्छा और मज़ेदार सेशन लेके। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जो भी आपको लेक्चर में दिक्कतें आ रही हों, उसको कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ठीक है। थैंक यू।